सुनो ध्यान से बच्चे, कल आपने कर लिया हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है जी। हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब होता है, एक सिंपल सी बात है, पानी की तरफ प्लांट की मूवमेंट होना। ये मैंने तुम्हें कल भी समझाया था कि मान लो एक प्लांट यहाँ पे है, उसकी जड़ें चारों तरफ जाएंगी, लेकिन अगर एक नदी प्लांट के पास से जा रही है तो नदी के ऑपोजिट साइड एक भी रूट नहीं जाएगी, सारी की सारी रूट्स किधर जाएंगी, इधर जाएंगी, किधर, नदी की साइड, ठीक है। इस पे बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट और है, मैंने जी मत बोला यार, ठीक है। इस पे बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट और है, ध्यान से देखना बच्चे, और साथ में इसको ड्रॉ भी करना तुमने। हमने एक केस लिया, एक कंटेनर लिया, जिसके अंदर हमने डाल दिया मॉइस्ट सॉडस्ट। मॉइस्ट सॉडस्ट, मॉइस्ट मतलब भीगा हुआ, सॉडस्ट क्या होता है, लकड़ी का बुरादा है ना, लकड़ी का बुरादा डाल दिया। मेनली इसका मतलब है कि अगर मिट्टी डालते तो थोड़ी हार्ड हो जाती है मिट्टी, तो लकड़ी का बुरादा बच्चे मॉइस्ट रहेगा। मॉइस्ट रहेगा तो इसके अंदर हमने क्या लगाई, सीड्स लगाई, बीन सीड लगा दिया इसके अंदर। बनाओ बच्चे सारे साथ में, बनाना जरूरी है बेटे, नहीं तो फिर याद नहीं जाएगा। हाँ जी, ये बोर्ड्स में आया हुआ है डायग्राम, इसको ऐसे टांग दिया। एक कार्डबोर्ड ले लिया, उसके अंदर बुरादा भर दिया बच्चे, नीचे उसके होल्स है कार्डबोर्ड के। ये कह रहा अपनी अपनी बोतल आया करो, ऐसे 10 आदमी एक ही बोतल से उठा जा करके पीते हो। जी ठीक है, अब कोई डांट फटकार नहीं, फोन चला, टैब चला, काम कर गया, कराएगा काम पक्का। सैटरडे के दिन सारे पार्टी किया करेंगे, 4 दिन अपने बढ़िया सिलेबस किया करेंगे, बस ठीक है। नहीं करना, तुम काम करके आओ, करना किस बात। हाँ जी क्लियर है। ये कौन सा सीड है, बीन सीड है। बीन सीड को आपने किस में डाल दिया बच्चे, मॉइस्ट सॉडस्ट में। किसमें डाल दिया आपने इसे, मॉइस्ट सॉडस्ट में। तुम्हें पता है इससे क्या निकलेगा बच्चे, सबसे पहले रेडिकल निकलेगी, यस और नो, निकलेगी ना बच्चे रेडिकल। और उसके बाद इससे क्या निकलेगी बच्चे, रेडिकल के बाद, ये अगली स्टेज है इसकी, मान लो रेडिकल के बाद इससे रेडिकल और नीचे जाएगा, और यहां से क्या निकलेगी बच्चे, ऊपर बोलो, ऊपर क्या निकलेगी बच्चे, पीली, है ना। तीसरे स्टेप पे हम क्या देखेंगे, रेडिकल जो है वो क्या हो गई, ऊपर वाले से मतलब नहीं है, रेडिकल क्या हो गई, ऐसे नीचे। और अगले स्टेप में हम क्या देखेंगे, रेडिकल नीचे आके और वापस ऊपर चले। ये रेडिकल नीचे क्यों जाती है, कौन सी ड्रॉपलेट दिखाती है, नीचे जाती है, लेकिन ये रेडिकल वापस इधर क्यों मुड़ गई, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ क्यों मुड़ गई, डर गई ना, है ना, नीचे गिर जाऊंगी, वापस ऊपर चढ़ने लगेगी, वो मॉइस्चर की तरफ चलेगी। इसने किसको ओवररूल करके मॉइस्चर को चूज किया, इसका मतलब हाइड्रोट्रॉपिज्म इज मोर स्ट्रॉन्गर देन जियोट्रॉपिज्म। इट मींस वाटर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलाई देन अर्थ ग्रेविटी। लिख दो, टू प्रूव वाटर इज अ स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस एज कंपेयर टू अर्थ ग्रेविटी। वाटर
water is a stronger stimulus as compared to Earth's gravity. Water is a stronger stimulus as compared to Earth's gravity. धरती की ग्रेविटी से ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है वो कौन है बच्चे? वो पानी, वो वाटर। ठीक है, क्लियर है? तो जड़ें नीचे तो जाएंगी, लेकिन अगर पानी ऊपर है तो जड़ें वापस ऊपर आ जाएंगी। ये अच्छा है या बुरा है? प्लांट के लिए अच्छा भी है बच्चे ये, क्योंकि आप पानी क्या देते हैं? ऊपर के सरफेस पे देते हैं। जड़ें नीचे जाती रही तो जो छोटी छोटी जड़ें वो पानी नहीं ले पाएंगी बच्चे, नीचे चली जाएंगी, उतनी दूर तक हो सकता है पानी ना जा पाए। तो प्लांट ने अपना जो रूट सिस्टम है जो कि ज्यादातर वाटर एब्जॉर्ब करता है वो ज्यादा गहराई में नहीं जाता, वो क्या रहता है? ऊपर रहता है। हाँ, ऊपर अगर उसे पानी नहीं मिल रहा है तो प्लांट फिर नीचे गहरा चला जाएगा पानी को ढूंढने। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इसमें? ये डायग्राम आ गया, पूछा क्या प्रूफ करना है तो बता दोगे? आपसे पूछा दो स्टिमुलाई बताओ, बता दोगे? दो ट्रोपिज्म बताओ, बता दोगे? जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कौन सी स्ट्रॉन्गर है? हाइड्रोट्रोपिज्म। इसलिए ये क्या कर गया? हो गया। इसमें एक और ट्रोपिज्म दिख रही है, फोटोट्रोपिज्म। कौन दिखा रहा है उसे? कौन दिखा रहा है उसे? प्लूम्यूल, जो ऊपर जा रहा है। नीचे जो आ रही है उसे क्या बोलोगे? अगर जी क्या बोलोगे जो नीचे आ रही है? रेडिकल। और जो ऊपर जा रही है उसे? ठीक है, अगला लिखो बच्चे, थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मो, THIGMO, थिग्मोट्रोपिज्म, 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 थिग्मोट्रोपिज्म। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? क्लियर है? हाँ जी, किसी ने बेल देखी है घर पे लगी हुई बच्चे? पक्का? फोन आ रहा है। ओके, देखो अपनी अपनी सोच है ना? अर्नब जी को ये और ये दिख रही है, बाकी सब बच्चों को ये टेंड्रल्स दिख रही है। ठीक है, टेंशन मत ले, यू कैन स्टिल सी हियर। हाँ जी, देखा है ना ये बेल के अंदर ऐसी चीजें, इनको बोलते हैं टेंड्रल्स। ये ना ही तो स्टेम है, ना ये लीफ है, ना ही उसका फ्लावर है, इसको बोलते हैं टेंड्रिल। धागे से निकलते हैं उससे। मान लो घर पे आप बैठे हो 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे एक बेल के पास सो रहे हो, है ना? टेंड्रिल आपकी उंगली के पास पड़ा है, वो टेंड्रिल आपकी उंगली के अराउंड लपेटता जाएगा, इसको बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। जो प्लांट है जिनकी जो ये टेंड्रिल्स होती हैं, अगर इनको कोई चीज टच कर रही है, ये साथ ही साथ उसके अराउंड क्या करती है? रैप अप, चिपक जाती है। टच स्टिमुलस, सारे का सारा जो ग्रोथ वाला काम है कौन करा रहा है? ये कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीन। ट्रॉपिक मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल। अच्छा भी है, जो वेल होती है ना, जो रनर्स होते हैं, जो वाइन्स होती हैं, वो सिर्फ कहाँ चलती हैं? धरती पे चलती है ना? तो अगर उसको ऊपर लेके जाना है तो आप उसके साथ हम एक डंडा लगा देते हैं, है ना? वो उसके ऊपर चढ़ जाती है, जो भी आपकी कद्दू तोरी जो भी सब्जियां नॉर्मली खाते हैं, है ना? What do we do? We put a stick and the vine it climbs up on the stick. पहले क्लाइंब करती है, फिर क्या करती है? सपोर्ट करती है। माउंटेन क्लाइंबर्स क्या करते हैं? सबसे पहले तो क्या करेंगे? क्लाइंब करेंगे, फिर उस जगह पे क्या करेंगे? फिक्स होंगे, फिर क्लाइंब करेंगे, फिक्स होंगे, क्लाइंब करेंगे, फिक्स होंगे। ये प्रोसेस क्या करेगा? चलता है। ऐसे ही इनका स्टेम बहुत ज्यादा वीक है,
इनका स्टेम क्या है, बहुत ज्यादा वीक है, इनको हवा के लिए, सनलाइट के लिए ग्रो करना पड़ेगा। तो इनके पास आप जो चीज रखोगे ये उसके अराउंड क्या करेगी, रैप अप हो जाएगी। ऐसे ही जैसे आपके पिक्चर प्लांट्स वगैरह होते हैं, वो भी क्या है, टच स्टिमुलस से काम है ना। एक प्लांट है बच्चे जिसका नाम है क्या, प्लांट है जिसका नाम है टच मी नॉट, है ना। क्या नाम है उसका, टच मी नॉट। क्या नाम है, टच मी नॉट प्लांट, छुई। साइंटिफिक नेम है उसका माइमोसा प्यूडिका, है ना। इसका मौसा बेटा से आपका है ना, माइमोसा प्यूडिका। इसका मौसा बच्चे सबका ही है बच्चे, माइमोसा याद कर लो, माइमोसा प्यूडिका। माइमोसा प्यूडिका इज दिस प्लांट। बच्चे सी थिग्नोट्रोपिज्म, अगर आप इसको बच्चे टच करोगे नहीं, ये देखो बच्चे मूवमेंट्स हो रही है ना इनमें, हाँ टच स्टिमुलस ही कर रहे हैं मूर्ख आदमी। क्या हो रहा है, ये देखो बच्चे सारे के सारे पत्ते क्या हो गए बच्चे, बंद हो गए, सारे के सारे पत्ते बंद हो गए। ये 10 मिनट 15 मिनट तक ऐसे ही रहेंगे और बाद में वापस क्या करेंगे, है ना। और ये तो स्टार्टिंग है, जब एक आधे के हाथ लगाते हैं तो धीरे धीरे उनको लगता है भी गलती से हो गया, लेकिन अगर ज्यादा पत्तों को हाथ लगाते हैं तो प्लांट को पता है भी अब खतरा है, तो प्लांट क्या करेगा, बहुत जल्दी चीजें क्या करेगा, ये पत्ते क्लोज कर लेगा। और बच्चे ये सच में होता है, ये प्लांट आप घर पे लगाओ, आप इसको टच करो, है ना, रोज मजे लोगे, ओपन करे हाथ लगा दो, वापस क्लोज कर देगा। ठीक है, ये देखो प्रॉपर मूवमेंट होती है। ये सब किसका पार्ट है बच्चे, ये सब किसका पार्ट है, बोलो, थिग्मोट्रोपिज्म। किसका पार्ट है, थिग्मोट्रोपिज्म। तो स्टिमुलस लिख लो टच, स्टिमुलस लिख लो टच, एग्जाम्पल लिख लो, एक तो माइमोसा प्यूडिका। बच्चे प्लीज है ना, एक बेंचेस पे अपने नाम वगैरह मत लिखा करो, स्पेशली गर्ल्स। आप लोग नाम लिख देते हो बच्चे वैसे ही, और फिर यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा समझदार बच्चे भी है जो नामों के आगे पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, ये इवन बॉयज। तो मत ही लिखो ना, नाम ना लिखो ना किसी पड़ोसी का। हाँ जी, माइमोसा प्यूडिका, ये टच मी नॉट प्लांट है। और एग्जांपल्स हैं इसके, वाइन, ग्रेप वाइन, है ना, वाइन्स, ग्रेप वाइन। सुखवीर जी WINE नहीं, VINE, ठीक है, VINE। रनर, RUNNERS, रनर्स, जमीन पे रेंगने वाले जितने भी प्लांट्स हैं आप। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ओके। दो डायग्राम बनाने हैं बच्चे, एक तरफ लिखो स्टेम टेंड्रिल, एक तरफ लिखो लीफ टेंड्रिल। नवनीत प्लीज यार मत लो, कौन है यार ये, ऐसे ये क्या है, मिला दो जी 200 एकड़ है लेके, अपना काम कैसे करेगा, मुझे और तुझे तो काम करना पड़ेगा ना। ये तो रोज एक, हर साल एक बेचेगा तो भी मौज मारेगा, बता। 100-200 जितने हैं भाई, गाड़ियां गिनती करते रहो, ट्रैक्टर गिनती करते रहो, इसके घर पे इतने खड़े हैं। तेरे घर की बात कर रहे हैं और किसी बात कर रहे हैं। मैं और भगवान तो बस रिटायरमेंट के
आप इसके वही काम करने वाले हैं। हाँ जी, हो गया बच्चे? ये इन चीजों को समझने की कोशिश करो। अर्जुन जी, पोजीशन अलग अलग है, ठीक है बच्चे? क्या होना चाहिए, यहाँ से अलग स्टेम निकलनी थी, जैसे बड होती है, लीफ होता है ना जहाँ पे, उसके बेस से जैसे एक नई स्टेम निकलती है, यहाँ स्टेम निकलनी थी। स्टेम की जगह क्या बन गई? टेंड्रिल। इसलिए इसको नाम क्या दिया गया? स्टेम टेंड्रिल। ये लीफ थे, यहाँ भी लीव्स आने थे, ये लीफ की जगह ये हो गया, तो ये क्या हो गई? लीफ टेंड्रिल। थोड़ा सा समझने के लिए मैं कह रहा हूं, ठीक है? अब जो स्टेम टेंड्रिल है ना, ये ऐसे पैरेलल नहीं मिलेगी कहीं तुम्हें, लीफ टेंड्रिल्स पैरेलल मिल जाएंगे। अब स्टेम टेंड्रिल क्या है? क्लाइंब अप करती है। जो पहला हाथ ऊपर जाएगा प्लांट के लिए वो कौन सा होगा? स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल ऊपर गई, फिर लीफ टेंड्रिल दोनों तरफ से प्लांट को उस जगह पे क्या कर देगा? फिक्स कर देगा, ठीक है जी? अब अगली स्टेम टेंड्रिल और ऊपर जाएगी, है ना, फिर फिक्स हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगी, फिर फिक्स हो जाएगा। तो स्टेम टेंड्रिल लिखो, हेल्प्स द प्लांट टू क्लाइंब अप। स्टेम टेंड्रिल का लिखो, हेल्प्स द प्लांट टू क्लाइंब अप, helps the plant to climb up a support, helps the plant to climb up a support, तो ध्यान रखना है, helps the plant to climb up a support, और लीफ टेंड्रिल का लिखो, supports the plant, supports the plant, supports the plant, supports the plant। ठीक है बच्चे? Is it clear? एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत कोई है तो बताओ, नहीं तो फिर आप आगे बढ़ो। हेमोट्रॉपिज्म हो गया, आगे लिखो कीमोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, आगे लिखो कीमोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, कीमो, CHEMO, केमिस्ट्री, CHEMO, कीमो, कीमोट्रॉपिज्म। क्या हो गया? CHEMO, कीमो, कीमोट्रॉपिज्म। ध्यान से सुनना, कीमो, कीमो मीन्स केमिकल, केमिकल। तो स्टिमुलस क्या होगा? केमिकल सब्सटेंस। स्टिमुलस होगा केमिकल सब्सटेंस। थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे बताओ, कोई प्लांट जो किसी केमिकल सब्सटेंस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करे, कोई ऐसी सिचुएशन जहां प्लांट केमिकल सब्सटेंस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करे, ये अगर वो केमिकल नहीं है तो प्लांट ग्रो नहीं करता। वीड्स जैसे प्लांट है वो साइड में होते हैं, उनके लिए केमिकल क्या है? वो तो फिर सभी के लिए हो गया, समझ रहे हो? मतलब देखो, आप खाद पानी तो किसी भी प्लांट को दोगे वो ग्रो करेगा, कुछ स्पेशलिटी बताओ, कुछ अलग। अच्छा, एक सिंपल सा आप एग्जांपल लेते हैं, फंजाइज है ना, ब्रेड के ऊपर वो फंगस ही लग जाती है, ये सब लगती है ना, खाने पे फंगस लग जाती है ना। फंगस वहां लगती है जहां उसे खाने को कुछ मिलता है ना। अगर कोई गांव गया हो बच्चे कभी, विकास जी ध्यान दो, सुना बात में, कभी आप गांव गए हो, गांव में या इवन शहर में बच्चे, साइड में वो पड़ी होती है ना, रूढ़ी पड़ी होती है, काऊ डंग पड़े होते हैं, है ना। अगर काऊ डंग किसी ने स्टोर कर रखा है, थोड़े दिन बाद देखेंगे उसके ऊपर है ना ये उगाएंगे, मशरूम्स उगाएंगे उसके, बहुत सारे मशरूम्स उगाते हैं, पॉइजनस होते हैं, 98% मशरूम्स आर पॉइजनस, 99 ठीक है। ये मशरूम्स उगाते हैं, ये हमेशा वहाँ उगते हैं जहाँ उन्हें मीडियम क्या मिलता है, हाईली न्यूट्रिटिव। कहाँ उगते हैं? जहाँ मीडियम क्या मिलता है हमें, हाईली न्यूट्रिटिव। अगर हाईली न्यूट्रिटिव मीडियम नहीं है तो ये फंजाइज और ये मोल्ड्स वगैरह नहीं होते, ठीक है। तो एक तो ये केमिकल हो गया, फिर फंजाइज वगैरह की ग्रोथ के लिए उन्हें जो मीडियम चाहिए वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव चाहिए। अगर तुम्हें याद हो, लास्ट ईयर मशरूम कल्टीवेशन हमने की थी, एक टॉपिक था मशरूम कल्टीवेशन, जिसमें सबसे पहला था केसिंग। क्या डालते हैं? कंपोस्ट।
कंपोस्टिंग, सॉरी केसिंग नहीं था, कंपोस्टिंग था। उसमें हम क्या डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, मैन्योर डालते हैं, उसके ऊपर हम सीड्स डालते हैं, फिर हल्की मिट्टी की लेयर डालते हैं, फिर वो पिन निकल आती है, पिन बटन मशरूम, फिर उसको हम काटते हैं और ये सब। तो व्हाट डू वी डू फर्स्ट, वी ऐड कंपोस्ट। तो मशरूम्स एंड फंजाई दे ग्रो बेस्ट इन दिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। एक और ध्यान से सुनो, लास्ट ईयर ये कोई डायग्राम किया था बच्चे, किसका डायग्राम है, पोलर ट्यूब। और कोई बच्चा जो सही में बता सके भी ये किसका डायग्राम है? वेरी गुड, बोल। स्टिग्मा का, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। स्टिग्मा स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर क्या थे, ओव्यूल्स। अगर आपको याद हो यहाँ एक कुछ आगे गिरता है, यहाँ उसको क्या बोलते हो, पोलन। प्रोसेस को क्या बोलते हो, पॉलिनेशन। फिर ये पोलन बनाता है क्या, ट्यूब। ये ट्यूब बनाता है ना। ये ट्यूब कब बनाता है, जब स्टिग्मा शुगर सिक्रीट करता है। जब स्टिग्मा क्या सिक्रीट करता है, शुगर। तो बच्चे जब स्टिग्मा सिक्रीट करता है और स्टिग्मा नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना। ओ यार मत करो भाई, तुझे आगे बैठने को बोला था ना कल से अब आगे बैठ। अपन इनके साथ बैठ रही नहीं है, अपन दोनों इकट्ठे बैठा रहे। मैं आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ सामने बैठूंगा। हाँ जी, शुगर एंड पेप्टोन्स, ये कौन सिक्रीट करता है, ये वाले सेल्स, ये सेल्स, ये सेल्स, ये सेल्स, ये सेल्स। और ट्यूब इस शुगर और पेप्टोन को खाने के लिए ये ट्यूब आगे बढ़ती रहती है और फाइनली कहाँ एंटर करती है, माइक्रोपाइल। कहाँ एंटर करती है, माइक्रोपाइल के अंदर। एक एग्जांपल लिखो, फॉर एग्जांपल द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब ड्यू टू, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब ड्यू टू the female canal cells, the growth of pollen tube due to the कुछ रहेगा बीच में, due to the secretion of sugar and peptones by the female canal cells, due to the secretion of sugar and peptones by the female canal cells, due to the secretion of sugar and peptones by the female canal cells. Second लिखो, growth of fungi in a highly nutritive medium, growth of fungi in a highly nutritive medium, growth of fungi in a highly nutritive medium, growth of fungi in a highly nutritive medium. Growth of fungi in a highly nutritive medium, in a highly nutritive medium. ठीक है बच्चे, समझ आ गया कीमोट्रोपिज्म। अगला लिखो, नेक्स्ट लिखो हीलियोट्रोपिज्म, हीलियोट्रोपिज्म। इसमें भी बच्चे स्टिमुलस तुम्हारा सन है, बट ये फोटोट्रोपिज्म नहीं है, राइट। एक प्लांट हमेशा सूरज की तरफ ग्रो करता है ना। आपसे एक जनरली पूछा जाए कि सूरज कहाँ है आरब जी, तो हम लोग बोलते हैं सूरज ऊपर है, स्काई में, है ना। हम ये नहीं कहते भाई ईस्ट है या इधर आ गया या उधर आ गया, पूछते सूरज कहाँ, कहते ऊपर, है ना। इसका मतलब सूरज ऊपर है और किसी भी प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो ऊपर की तरफ होगी। इसको आप क्या बोलोगे, फोटोट्रॉप। क्या बोलोगे इसे आप, फोटोट्रॉप। बहुत स्लो है ना, बहुत स्लो होती है लेकिन हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, रूट्स दिखाते हैं नेगेटिव। अब बात करते हैं बच्चे सनफ्लावर की। सनफ्लावर क्या करता है, सुबह से शाम तक ये मूवमेंट दिखाता है ना, ये मूवमेंट है ना, और सूरज के साथ चलता है।
सूरज इधर है तो सनफ्लावर का मुंह इधर होगा, सूरज इधर है तो सनफ्लावर का मुंह इधर होगा। ठीक है जी, इज इट क्लियर? तो सनफ्लावर ऐसे होता है, सूरज इधर है ना, सनफ्लावर इधर होगा, सूरज ऐसे। समझ आ गई? इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम इन दिस? अब ये जो मूवमेंट ड्यू टू मूवमेंट या अलोंग विद द मूवमेंट ऑफ सन है, इसको बोलते हैं कौन सी ट्रॉपिज्म? हीलिंग। ठीक है जी, है सेम ही। सूरज इधर है तो यहाँ क्या ज्यादा बनेंगे? ऑक्सीजन। सूरज इधर आ गया तो यहाँ ज्यादा क्या बनेंगे? ऑक्सीजन। तो जिधर सूरज है उसके ऑपोजिट साइड क्या बनेंगे? ऑक्सीजन। तो ये जो प्लांट होगा ये सूरज की तरफ क्या रखेगा? अपना झुकाव। ठीक है, तो सूरज के साथ मूव करना। सूरज नहीं है, देखो अगर उगा ही नहीं है रात को तो फिर वो नीचे ही रहता ना, तो उसका सनफ्लावर ये सूरज के साथ एक्टिवेट होगा। अब मान लो, जस्ट फॉर अ सिंपल एग्जांपल, मान ले सनफ्लावर दिन में यहाँ था और बादल आ गए, है ना, तो सनफ्लावर यही रुक जाएगा। 4 घंटे 5 घंटे बादल रहे, उसके बाद सूरज यहाँ निकल आया तो सनफ्लावर हल्का 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 ऐसे करके वापस। नोट आप उसको भी नहीं कर सकते, है ना। अभी हम बोले कि अच्छा ऐसे तेजी से चलता है, सूरज की मूवमेंट नोट कर सकते हो आप दिन में। सूरज की तरफ देखते रहो तो भी नहीं पता चलता कि सूरज मूव कर गया। 4 घंटे देखते हो सूरज यहाँ आ चुका होगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा सूरज आ गया, क्योंकि एक्चुअली में सूरज नहीं मूव कर रहा है। कौन मूव कर रहा है? हम। इज इट क्लियर बच्चे? तो है ये फोटोट्रॉपिज्म जैसे ही, लेकिन इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द सन। इसकी प्रॉपर ही लिखो बच्चे, लिखो it is the movement of young flower following the sun from east to west direction, east to west direction है। ये भी किसका पार्ट है? ये भी किसका पार्ट? बोलो, है ये भी किसका पार्ट? फोटोट्रॉपिज्म। किसका पार्ट है ये? फोटोट्रॉपिज्म। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? फोटोसिंथेसिस तो बच्चे ऑक्सीजन लेवल्स डिफरेंट होने की वजह से कि जो सनफ्लावर है उसमें सन फेसिंग जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं वो कम होते हैं, दूसरी साइड बहुत बढ़ जाते हैं, इसलिए फ्लावर को हल्का सा झुका और वो सूरज के साथ साथ ही मूवमेंट होता है। ये कोई 2-4 प्लांट सारे नहीं। ठीक है, फायदा ही पूछ रहे ना आप भाई, सूरज की तरफ देखने का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। क्लियर है बेटा? समझ आ गई? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब इसमें अपना चैप्टर रह गया एक पॉपुलेशन या पोल्यूशन, पॉपुलेशन, और एक अपना चैप्टर रह गया सर्कुलेटरी सिस्टम। 2 ही रह गए। फिजिक्स के अपने पढ़े हैं साउंड, हीट और रेडियो एक्टिविटी, 3 पढ़े। केमिस्ट्री का एसिड बेस भी आएगा, मोल कंसेप्ट भी पूरा आएगा, एसिड बेस भी आएगा। अच्छा हाँ, चलो मैं ना मैम से एक बार कंफर्म कर लूँगा बच्चे, भाई एसिड बेस पूरा आएगा या दूसरा पूरा आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, बिल्कुल बच्चे छोटा सा चैप्टर है, कोई ज़्यादा उसमें कोई अलग तरीके के क्वेश्चंस भी नहीं आते, वेरी वेरी इजी चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बच्चे रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि केमिस्ट्री वाला कंप्लीट कराऊंगा मैं, अपने पास टाइम है 10-15 मिनट आज लगेंगे, बाकी टाइम लगेंगे। रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स का पार्ट है, ये तो है सिलेबस। केमिस्ट्री वाला फिजिक्स ही करनी है, केमिस्ट्री करनी है। लिसन भाई ध्यान से सुनो, इसमें से बच्चे पूरे चैप्टर में से सिर्फ कुछ पार्ट है जो आपके सिलेबस में आता है, बाकी सब वैसे ही है, उससे अपने को ज़्यादा लेना देना नहीं। ठीक है, जितना तुम्हारा 10th 11th में कोई काम आएगा, 12th में काम आएगा, उतना मैं तुम्हें करा। रेडियो एक्टिविटी बच्चे ध्यान से समझ रहे हैं इस टॉपिक को। एक्चुअल में क्या होता है, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है ना,
ये सारी टाइप ऑफ क्या है, एनर्जी। अब देखो एक सेल के न्यूक्लियस में, एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और कौन है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन है और कौन है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के पास नहीं आते। रदरफोर्ड के अल्फा एक्सपेरिमेंट में भी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास आके मुड़ जाता है, हम कह देते हैं बाउंस बैक, बट वो बाउंस तो उसको टकराता ही नहीं, वो पहले ही मुड़ जाता है। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में एक फोर्स होती है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्लियर है बच्चों? न्यूक्लियस, एक एटम को अगर मैं एक फुटबॉल ग्राउंड मान लूं तो न्यूक्लियस कितना है, अगर एक एटम फुटबॉल ग्राउंड है तो न्यूक्लियस कितना है, बॉल जितना, सेंटर सर्कल जितना, और कुछ बता चुका हूं यार, ये तो पिछले साल वाले जो शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। अगर एक एटम एक फुटबॉल का ग्राउंड है तो आपका जो एटम है वो क्या है, वो न्यूक्लियस कितना साइज है उसका। एक बच्चा कह रहा है वो सेंटर वाला सर्कल, एक कह रहा है बॉल जितना, क्या रेफरी जितना। शाबाश, क्या क्रिएटर माइंड है। गोल रेफरी भी होते हैं, जसवंतदास थोड़ी है बच्चे। हाँ जी, आप उस फुटबॉल ग्राउंड में एक चने का दाना रख दो, उतना न्यूक्लियस है, सारा खाली है, जिसमें कौन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन अ एटम इज एम्प्टी, 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल बाउंस्ड बैक। मतलब 20,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल वापस आ रहा है, तो वो तो ना के बराबर है। तो अगर आपका एटम एक फुटबॉल फील्ड है तो जो आपका न्यूक्लियस है, इट इज जस्ट अ साइज ऑफ अ पी, एक मटर के दाने जितना है। कौन न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और कौन है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल। मतलब कोई तो एनर्जी होगी उनमें जो उनको क्या कर रही है, बाइंड कर रही है। क्या कर रही है, उनको बाइंड कर रही है। वो दूर नहीं जा रहे। हम दो प्रोटॉन्स को धरती पे, दो प्रोटॉन्स को पास लेके ही नहीं आ पा रहे हैं, और इतने प्रोटॉन्स इकट्ठे पड़े हैं किसमें, न्यूक्लियस में। कैसे, नेचुरली। मतलब कोई तो सोर्स होगा एनर्जी का, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी। क्या बोलेंगे उसे हम, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, चलो भाई, हमें ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं पढ़ना है, हमें नहीं समझ आ रही है चीजें। देखो एक चीज तुम्हें क्लियर है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसके सिवाय कोई ऐसा एलिमेंट तुम्हारे दिमाग में है जिसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन से ज्यादा है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ज्यादा है कोई दिमाग में? है ही नहीं बच्चे। हाँ जी, सोडियम Na1123, प्रोटॉन इज 11, इलेक्ट्रॉन इज 11। भवन न्यूट्रॉन कितने बच्चे हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ज्यादा। उल्टा समझिए, देखो हमने किया, या तो करो 2n डबल कर दो, या 2n प्लस क्या कर दो, 1 कर दो, और या तो फिर वो चलता है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि जो न्यूट्रॉन भगवान ने बनाए होंगे वो प्रोटॉन प्रोटॉन को आपस में, प्रोटॉन प्रोटॉन को आपस में रिपल्शन ना हो इसलिए बनाए होंगे। मेरे दिमाग में यही चल रहा है। और इसमें न्यूट्रॉन ना बनाने का रीजन क्या रहा, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, कितने हैं प्रोटॉन, एक। तो ये किसके साथ रिपल्शन करेगा, किसी के साथ भी नहीं करेगा। समझ आ गई बच्चे? देखो मैं जो चीजें बता रहा हूं, हो सकता है वो टेक्निकली चीजें ना सही हो, लेकिन वो समझने के लिए चीजें बहुत सही है। तो तुम ये समझ लो, प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं,
रिपेल करते हैं तो उसके बीच में कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो उनकी रिपल्शंस को क्या करते हैं रिपल्शंस को कम करते हैं, अवॉइड करते हैं, बीच में आ जाते हैं। मान लो एक प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, ये एक दूसरे से गुस्सा है, दूर जा रहे हैं, बीच में कौन आ जाता है? न्यूट्रॉन आ जाता है। ये ना इन दोनों को आपस में रिपल्शन करने नहीं देता। यहाँ प्रोटॉन आ गया, ये न्यूट्रॉन आ गया, इधर प्रोटॉन आ गया, यहाँ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन आ गया, यहाँ न्यूट्रॉन आ गया, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्शन होने ही नहीं देता। अमरी न्यूट्रॉन एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, क्यों? दोनों में चार्ज नहीं है, जब चार्ज ही नहीं है तो रिपेल क्या करेंगे? पड़े रहेंगे आपस में। इतनी बात क्लियर होगी बच्चे? ठीक है, मतलब एक प्रोटॉन के पीछे एक न्यूट्रॉन, ठीक है ना? एक प्रोटॉन यहाँ है, ये न्यूट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। मतलब जितने प्रोटॉन चाहिए अपने को उतने क्या चाहिए? न्यूट्रॉन चाहिए। लेकिन कई बार न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा। एक वैसे ही एग्जांपल ले रहा हूं, यूरेनियम 92 234। जल्दी से बताना मुझे प्रोटॉन कितने हैं? यार देखो, अब ये चीज मैंने भी पता होनी चाहिए क्या, ऐसे मत। मैं कह रहा हूँ, मैं ना टेस्ट ले रहा, ना मैं कुछ घर पे मैसेज कर रहा, पर फिर हरकतें ऐसी करोगे तो फिर देखो क्या। हाँ जी, 92। न्यूट्रॉन कितने? 4 - 2 2 23 - 19 कितने? 40। क्या आ गया? 140। दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत ज्यादा। दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत ज्यादा। ठीक है ना? जब सुलह कराने वाले बहुत ज्यादा हो जाए, वो भी अच्छा है या बुरा है? तो जितने चाहिए उतने की चाहिए, ज्यादा पार्टिकल्स अच्छे नहीं है। तो ये वाले जो न्यूक्लियस होते हैं, ये हल्के से क्या होते हैं बच्चे? अनस्टेबल। क्या होते हैं ये? अनस्टेबल। इनके अंदर इन पार्टिकल्स की जगह ही नहीं है, लेकिन बाइंड तो है। तो ये पार्टिकल हमेशा क्या ट्राई करते हैं कि हम टूटे, और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन में जो इतना ज्यादा डिफरेंस है, इसको क्या कर दें हम? कम कर दें। ठीक है जी? ठीक है, जब टूटेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी? एनर्जी, क्योंकि इनके अंदर खुद के अंदर एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा है। हम उस एनर्जी को क्या कर लेंगे? यूटिलाइज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? उस एनर्जी को यूटिलाइज कर लेंगे। और ये जो रेडिएशंस निकलेंगी न्यूक्लियस से, ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ड्यू टू वेरी लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ड्यू टू वेरी लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसको बच्चे क्या बोलोगे आप? हाँ जी, इसको क्या बोलोगे आप? हाँ जी, इसको क्या बोलोगे? ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वाले को रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो लिखो द स्पॉन्टेनियस radioactivity definition, the spontaneous spontaneous, the spontaneous PANEOUS, the spontaneous emission of radioactive radiations, the spontaneous emission of क्या लिखा है? रेडियोएक्टिव एंड हाईली रेडियोएक्टिव कार्बन, द स्पॉन्टेनियस emission of highly energetic radiations, the spontaneous emission of highly energetic radiations from a nucleus of an atom, due to a large difference between number of neutrons and protons, is called radioactivity.
ठीक है बच्चे।